अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पीएच बेसिकली हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है बाइकार्बोनेट आयन के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन के। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है कि बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन में रिडक्शन हो जाती है। यानी व्हाट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस? मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज अ रिडक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन। ये कंसंट्रेशन का साइन होता है ना, ये स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हुआ इसके रिजल्ट में? अल्टीमेटली हमारी पीएच डिक्रीज कर गई। सो पीएच डिक्रीज होने को हम क्या कह रहे थे? एसिडीमिया। यानी सिंपल सी बात है, देखो भैया बात क्या है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज द कॉज एंड द एसिडीमिया इज द इफेक्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। अब एक मेरी बात याद रख लो, तुम लोगों की ज़िंदगी बन जाएगी इस बात से। अल्कली रिजर्व को समझ लो कि अल्कली रिजर्व क्या होता है। यार देखो, पीएच किसके इक्वल थी? पीएच इक्वल थी हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन के और हमारे पास कार्बोनिक एसिड के, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन क्या थी? इसको अगर मैं इसकी रेशियो निकालूं तो हमारे पास ये कितनी रेशियो थी? 20:1। यानी कि बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन 20 टाइम्स ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू डैट ऑफ द कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन के, ठीक है। इस जो हमारे पास ज़्यादापन है ना, यानी इंक्रीमेंट है बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन को, इसको हम कहते हैं अल्कली रिजर्व। यानी अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में अल्कली की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रखी हुई है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डैट ऑफ द एसिड, ठीक है, उसके। अब ये अल्कली रिजर्व कुछ भी हो जाए, किसी भी बीमारी में हमने इस अल्कली रिजर्व को मेंटेन करना है। अगर आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाए तो क्या करती है बॉडी? आपके कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट कर देती है। अब कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स कौन से? आपके बफर सिस्टम है। तो सबसे पहले बफर सिस्टम कौन एक्टिवेट होगा? आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या करेगा? कि यहाँ पे होता है मेडुला, ठीक है। उस मेडुला ने डिटेक्ट किया, जैसे ही ब्लड उसके पास गया उसने डिटेक्ट किया यार क्या मतलब पीएच चेंज हो रही है। उसने जैसे ही डिटेक्ट किया कि पीएच कम हुई, उसने एक मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दिया हाइपर वेंटिलेशन का, ठीक है। हाइपर वेंटिलेशन, यह हाइपर वेंटिलेशन क्या है? यानी इंसान जल्दी जल्दी डीप ब्रीथ लेगा, ठीक है, जल्दी जल्दी से सांस लेगा। उसके रिजल्ट में क्या होगा कि बॉडी में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके इक्वल थी? यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हुई तो अल्टीमेटली हमारे पास H2CO3 की कंसंट्रेशन कम होगी। ये H2CO3 क्या है? कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। बेसिकली देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही तो हमारे पास बना रहे थे ना कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हो गई, कम हो गई, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन भी कम हो गई। तो जैसे ही तुम सांस ले रहे थे, बहुत ज़्यादा सांस ले रहे थे, उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया और तुम्हारे पास कार्बोनिक एसिड में बॉडी में कम हो गया। यार बहुत मज़े की बात है, अब ये सुनो। देखो, पहले तो तुम्हारे पास बीमारी में क्या हुआ था कि तुम्हारा क्या चीज़ कम थी? ये बाइकार्बोनेट आयन कम था। अब तुमने क्या किया? हाइपर वेंटिलेशन से अपना कार्बोनिक, जो तुम्हारा कार्बोनिक एसिड था, इसको भी कम कर दिया। क्यों किया तुमने इसको कम? क्योंकि तुम ना चाहते थे कि अल्कली रिजर्व को मेंटेन करके रखो, ठीक है। बेसिकली इसी अल्कली रिजर्व को ही तो हमने मेंटेन करना है, ठीक है, हमारा अल्टीमेट गोल ही है। अब क्यों? देखो, इसको कम किया था ना तो ये कम हो गया, नीचे वाले अब डिनोमिनेटर को भी तुम कम कर दोगे तो पीएच क्या करेगी? पीएच ज़्यादा होने की कोशिश करेगी। तो ये वाला क्या कह रहा है? ये वाला कह रहा है पीएच कम हो, ये वाला कह रहा है पीएच ज़्यादा हो, तो अल्टीमेटली पीएच नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। मगर एक हमारे पास डिफेक्ट है यार। तुम क्या कर रहे हो? अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम कर रहे हो, मगर एक वक्त तो आएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। फिर तो तुम हाइपर वेंटिलेशन नहीं कर सकते ना। फिर तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में जब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो ये तो नेगेटिव मैकेनिज्म अब ब्रेन को सेंड करेगा कि यार क्या कर रहे हो, खुदा के लिए, आगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इतना कम है, तुम और हाइपर वेंटिलेशन कर रहे हो। तो दो अपोजिंग फोर्सेस हमारे पास आ गई हैं। एक हमारे पास एक जो हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या कह रहा था, तुम हाइपर वेंटिलेशन करो, और दूसरा हमारे पास हाइपर वेंटिलेशन जब बहुत ज़्यादा देर होने लगी थी वो कह रहा था बस कर दो, ठीक है।
तो ये ना बेसिकली आपके चैटर्जी में लिखा हुआ है, देखो जो डिजीज़ है ना वो चैटर्जी में अच्छी लिखी हुई है, तो तुम इससे इधर से समझो। वो क्या कहता है कि प्राइमरी कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या था कि तुम हाइपर वेंटिलेट करो। वाई वी हैव टू डू हाइपर वेंटिलेशन? जस्ट टू रीस्टोर दिस 20:1 अल्कली रिजर्व, ठीक है। अच्छा, इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या हुआ? अच्छा, ये हमारे पास हो गया, मगर क्या हुआ कि अल्टीमेटली हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा कम होने लग जाता है बॉडी में, तो वो तो हमारे पास फिर इस रिस्पायरेटरी सेंटर को डिप्रेस करेगा ना। तो दो अपोजिंग फोर्सेस आ गई, एक एसिडोसिस की जो कि स्टिमुलेट कर रहा था रिस्पायरेटरी सेंटर को, दूसरा हमारे पास लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि डिप्रेस कर रहा था रिस्पायरेटरी सेंटर को। तो वो कहता है कि देखो तुम्हारा जो प्राइमरी कंपनसेटरी मैकेनिज्म है ना, वो पहले अर्ली स्टेजेस ऑफ अल्कली डेफिसिट में तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, बढ़िया काम कर रहा था, मगर बाद में क्या हुआ कि दो इस अपोजिंग फोर्सेस की वजह से ये जो काम है ना फिर इतने अच्छे तरीके से आपका प्राइमरी कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपका एंट्री लेता है सेकेंडरी कंपनसेटरी मैकेनिज्म, और सेकेंडरी कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या है? आपका रीनल मैकेनिज्म। अब आपका रीनल मैकेनिज्म क्या करेगा? तुम अगर एनाइन डेफिसिट में जाओ ना, मेरा मतलब एनाइन गैप में जाओ, तो एनाइन गैप में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, या तो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ये ज़्यादा होगी उसको मेंटेन करने के लिए, जैसे हम नैग्मा कह रहे थे, या फिर हमारे पास जो अननॉन एनाइंस हैं उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जस्ट टू कैंटाइन और एनाइन की कंसंट्रेशन को इक्वल रखने के लिए। तो अब हमारे पास जब HCO3 माइनस की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है ना, तो हमारे पास क्या होता है? हैग्मा होता है, यानी ये जो अननॉन आइंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी कैटाइंस को रिजर्व क्या करेगी? कंजर्व करेगी ना, अपने पास संभाल के रखेगी। तो क्या किडनी कभी चाहेगी कि वो कैटाइन को एक्सक्रीट कर दे? नहीं चाहेगी। किडनी क्या करेगी? कंजर्व करने लग जाएगी कैटाइंस को, ताकि वो एनाइन गैप को मेंटेन रख सके। और देखो, क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी में पीएच इतना ज़्यादा, बॉडी में इतना ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो तुम्हारा यूरिन कितना एसिडिक होगा, ठीक है। तो यूरिन एसिडिक है तो उसको भी तो तुमने नॉर्मलाइज करना है। तो उसमें क्या होता है कि जो NH3 की, सॉरी ये वाला, तो उसमें क्या होता है कि NH3 की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, यानी ज़्यादा ग्लूटामीन ग्लूटामेट में कन्वर्ट होने लग जाता है, ताकि NH3 की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो और NH3H+ के साथ कंबाइन करके यूरिन को NH4+ में अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाए और यूरिन कम एसिडिक हो, ठीक है। तो NH3 की फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? NH3 की फॉर्मेशन बढ़ जाएगी और कैटाइंस कंजर्व हो जाएंगे, ठीक है। और बॉडी में ऑब्वियसली फिर बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होंगे, है ना, क्योंकि हमें तो बाइकार्बोनेट आयन चाहिए थे। और फिर एक और क्या होगा कि हमारे पास डिस्टल ट्यूब्यूल में वैसे तो क्या होता है कि हमारे पास ना डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होने लग जाते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डैट होता है पोटाशियम की एक्सक्रीशन, ठीक है। वैसे ये वाला ना डिस्टल जो ट्यूब्यूल है ये हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ये वाली शायद हम GIT में पढ़े, ठीक है, मगर बाकी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर करने की, समझाने की कोशिश किया है कि क्यों हमारा NH3 की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, ये सब चीज़ें। अब देखो, अगर अब ना कभी कभी ऐसा होता है कि आप बेशक जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर रहे हो, यानी देखो आप जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर रहे हो, आपका ये तो पहले से कम था बीमारी की वजह से, डिज़ीज़ की वजह से, और ये वाला आपने ख़ुद कम किया था ताकि ये चीज़ें हमारे पास pH क्या हो जाए, pH नॉर्मलाइज हो जाए। मगर उसके बावजूद pH इतनी कोई ढीठ है ना कि वो pH हमारे पास कम ही होती है, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन बॉडी में बहुत कम है, ठीक है। तो इस वाली को, ये वाली जो कंडीशन होती है ना जिसमें आप कोशिशें कर भी रहे हो, ठीक है, आपका ये भी चीज़ कम है, आपने कार्बोनिक एसिड भी कम कर दिया, फिर भी आपकी pH कम है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जब कम होगी, इसको कहते हैं अनकम्पनसेटरी मैकेनिज्म, ठीक है। दिस इज़ अनकम्पनसेटरी मैकेनिज्म, ठीक है। मगर कुछ ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप कंपनसेटरी यानी पूरे तरीके से जब बॉडी कवर भी हो सकती है, यानी फुली कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या होता है कि pH हमारे पास किसके इक्वल होती है? HCO3- के, ठीक है।
अब तो तुम लोगों को वैसे ये ना याद हो गया होगा ये वाली इक्वेशन, ठीक है। इसमें HCO3- की कंसनट्रेशन कम होती है, और ये वाली जब हम कार्बोनिक एसिड की कंसनट्रेशन भी कम करें और pH क्या हो गई, pH नॉर्मलाइज हो गई, या फिर थोड़ी बहुत ही माइनर सी कम हो जाती है कभी कभी, ठीक है, मगर क्या होती है अल्टीमेटली नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। इसे कहते हैं फुली कंपनसेटरी मैकेनिज्म, ठीक है। बेशक आपका फुली कंपनसेटरी मैकेनिज्म हो या फिर आपका अनकम्पनसेटरी मैकेनिज्म हो, अगर आप अपने पेशेंट का यूरिन टेस्ट करवाओ, ठीक है, उसकी यूरिनरी फाइंडिंग्स करवाओ, तो आपको उसमें दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो उसका NH3 की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि देखो यूरिन भी, बॉडी एसिडिक है, यूरिन भी एसिडिक होगी, उसको बचाने के लिए हमने NH3 बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। दूसरा आपके पास यूरिनरी फाइंडिंग्स में क्या आता है कि टाइट्रेबल एसिड बहुत ज़्यादा होंगे। टाइट्रेबल एसिड मैंने तुम लोगों को पहले बताए थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा, ये बातें ना यहाँ पे लिखी हुई हैं कि बायोकेमिकल करेक्टरिस्टिक क्या, अगर अनकम्पनसेटेड रह गई तो क्या होगा, कंपनसेटेड हो गई तो क्या होगा, और यूरिनरी फाइंडिंग्स क्या होंगे। लास्ट में आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी यार, ये याद कर लो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के ना कि क्या कंडीशंस होती हैं जिसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। तो इसको याद करो ड्रिल से, DRIL से कर लो, ठीक है। डी से क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। कीटो एसिडोसिस, ये कुछ भी भूल जाए मगर ये नहीं भूलना चाहिए। रीनल फेलियर, लैक्टिक एसिडोसिस और स्वेयर डायरिया, डायरिया भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटिस, रीनल फेलियर, लैक्टिक एसिडोसिस एंड स्वेयर डायरिया ड्रिल के केसेस में, ठीक है। डी से ये हो गया, ठीक है, R से ये हो गया, L से ये हो गया, ठीक है, और इसमें भी D में डायरिया भी डाल देना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, अगर ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।